तो आज की वीडियो में बच्चों 6 नंबर के इतने सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और ये यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज बच्चों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट क्रेडिट जाता है ओसवाल गुरुकुल को, अच्छी बुक पब्लिश करते हैं, आप लोग अपने अच्छे प्रिपरेशन के लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। ठीक है, अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन इतना है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो हमसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, चित्र बना के मैं आपको समझाता हूँ। एक क्या बोला गया, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। ठीक है, और उसका कुल भीतरी आयतन 4008 इतना है। देखो तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वृत्ताकार है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार है। तो गुंबद अगर बना होता है, जैसे मस्जिदों में देखा होगा आप, गुंबद बना होता है तो गुंबद हवा में लटकेगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ बेस चाहिए होगा, ऊंचाई चाहिए होगी कुछ, तो ये दीवार हो गई। ठीक है ना, ये हमारे पास है। ठीक है, हमें ये बोला अगर इसके त्रिज्या में आर मान लूँ तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। इसकी जो ऊंचाई है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रश्न में ये बोला गया इसकी जो महत्तम ऊंचाई है इसके व्यास के बराबर है। व्यास क्या होता है, 2r। यहाँ से यहाँ तक r है तो नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, r होगा। यानी कि जो ऊंचाई होगी किसकी, बेलन की, वो r के बराबर होगी। ठीक है, दिया है प्रश्न में। हमें क्या दिया है बच्चों, प्रश्न में दे रखा है इसका जो आयतन है, कुल आयतन, ठीक है ना, गुंबद का आयतन, गुंबद का आयतन ये में दे रखा है 48,510 मीटर क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, ये बेलन का आयतन, ऊपर से क्या है अर्धगोला, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बराबर हो जाएगा 48,510। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h और अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। ये चीज हमें दे रखी है। अब आप जानते हो बच्चों कि प्रश्न में क्या दे रखा है कि h r के बराबर है। h की जगह पे हम r रख देंगे तो ये हो जाएगा πr² r की घात 3 और ये 2/3 πr³। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लॉसअप ले लोगे 3 पाई और 2 पाई r³। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 पाई r की घात 3/3। ओके बच्चों, सो अगर आप ध्यान से देखें पाई का मान क्या होता है, 22/7। मैं रख देता हूँ, बट्टे में 3 है तो गुणे में आ जाएगा 7 के साथ r की घात 3। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें जो ये बट्टे में इधर आके गुणे में आ जाएगा 7 × 3 और ये जो गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अगर काटोगे 22 से काटो, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 बचा, ठीक है, 45 हो गया। तो 11 चौके फिर से 44, 11 एकम 11 0, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 काटोगे तो 0 पीछे हट जाएगा, 4 ये आएगा। अब इसकी गुणा कर दो, 441 और 7 21। ठीक है, r बराबर क्या होगा, 41 को मैं लिख सकता, 441 को लिख सकता 21 × 21 और ये ऑलरेडी 21 है। पावर में 3 है तो 3 का जोड़ा लेना पड़ेगा, तो r का मान क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला कमरे की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। ठीक है, कमरे की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो गुंबदनुमा कमरा है अर्थात कमरे की ऊंचाई, अर्थात कमरे की ऊंचाई वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो r का मान कितना है, 3, तो 2 3 6,
3 क्यों लिख दिया? अच्छा यहाँ से 21 आएगा ना, 3 लिख रहा हूँ मैं, 3 तो यहाँ है, यहाँ 21 आएगा, तो 21 दूनी कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में है। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक प्रकाश स्तंभ में शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे बोला गया। अब ये देखो, ये आपका समुद्र तल है सपोज कीजिए बच्चों, और ये आपका एक मीनार है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं। अब अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। पहली बार जब जहाज को देखते हैं तो पहली बार में जो अवनमन कोण है वो बनता है 30 डिग्री। ठीक है, और कुछ समय बाद बन जाता है कितना 45 डिग्री। मान लेते हैं जहाज यहाँ से यहाँ आ गया, ये अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, फिर हमसे क्या बोला गया है कि एक जहाज दूसरे जहाज का ठीक पीछे 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना वो 50 मीटर है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। फिर बोल रहे हैं समुद्र तट से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो स्तंभ है ना इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, मानना इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, ये h ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और मैं ये दूरी खाली पड़ी है तो इसको मैं कुछ नाम देता हूँ कि माना ये दूरी x है। अगर बोलता निकालो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी वो भी हम निकाल सकते थे। नाम दे दो इसको A B C D। ठीक हो गया बच्चों। आप जानते हैं मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ऐसे 2 त्रिभुज बने समकोण त्रिभुज, उनको बस हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ये आपको निकालना है और ये आपको इतना दे रखा तो इसका आधा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएंगे त्रिभुज DCB में। ठीक है, DCB में तो ये क्या है DC या CD लिखो, बट्टे में क्या है BC। लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे क्या है 45 डिग्री। तो ये है हमारा H और BC हमारा है X। tan 45 का मान 1 हुआ है, X से कम X, तो X की जगह H हम रख सकते हैं। ये संबंध हमें मिला। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में DCA में। DCA में ये निकालना है और ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमें पता है। तो CD बट्टे AC, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा इसकी अब की बार 30 डिग्री है यहाँ पर। AC कितना होगा 50 प्लस x, CD हमने h माना है 50 प्लस x, और tan 30 का मान 1/√3। तिरछे गुणा करोगे h√3 50 प्लस x। ठीक है जी। अब क्या है बच्चों, हमें ये प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और आप जानते हैं कि x का मान किसके बराबर है h के बराबर है। ये हम यहाँ रख देंगे। h क्या है उभयनिष्ठ है, h एकम h। ये चीज गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ते तो परिमेयकरण कर देंगे। आप जानते हैं बच्चों ये किस रूप में है नीचे a माइनस बी गुणे में a प्लस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आगे हल करेंगे h बराबर ऊपर आ जाएगा 50 √3 + 1, नीचे है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √3 का वर्ग करोगे 3 ही आएगा, है कि नहीं? कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। तो यहाँ h बराबर 3 में से 1 गया 2 बचे, 2 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। तो h का मान आ जाएगा 25 √3 + 1 मीटर। ये आ जाएगी आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित सारणी में 400 निमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका बहुलक की गणना कीजिए। माध्यिका भी निकालना और बहुलक भी निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। 400 लैंप बोला गया है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पहले माध्यिका निकालते हैं फिर बहुलक निकालेंगे। हम टेबल बना लेते हैं।
कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें बच्चों। तो पहले में हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता आती है और यहाँ पर संचयी बारंबारता। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट करना, वो आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। तो जीवन काल दे रखा है वर्ग में 1500 से 2000, ठीक है। फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500। ये प्रश्न में दे रखा है, हम अपने में से नहीं बोल रहे। 4000, 4000 से 4500 और फिर 4500 से 5000, ठीक है। F हमें दे रखा है 14, फिर 56, फिर 60, 86, 74, 62, 48। देखो CF कैसे निकालते बच्चों, पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है। 14 में 56 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, 70 में 60 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा, 130 में 86 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 216, 216 में 74 जोड़ोगे 290, 290 में 62 जोड़ोगे 352, 352 में 48 जोड़ोगे 400। प्रश्न ऑलरेडी बोल रखा है कि 400 लैंप है, इन सबको जोड़ोगे तो 400 आना चाहिए, हर जगह 400 ही आएगा। और यहाँ 400 है तो यहाँ पे भी 400 आना चाहिए। अगर 400 आया तो आपने यहाँ पर जोड़ सही किया है, नहीं तो आपने गड़बड़ किया है। इसे क्या कहा जाता है, n कहा जाता है। यहाँ पर आप कुल लिखेंगे। अब माध्यिका के लिए क्या करते हैं बच्चों, n/2 देख लेते हैं। n का मान है 400, बट्टे में है 2, तो ये आ जाएगा 200। आपको 200 से ज़्यादा ढूंढना है CF में। चौथे नंबर पर आगे बढ़ते, चौथे नंबर पर ये आ गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो माध्यक वर्ग है वो क्या है 3000 से 3500 है, ठीक है। इसलिए L क्या हो जाएगा 3000 और H क्या होगा, इनके बीच का अंतर कितना है 500। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि वर्ग अंतराल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ देख लेना, नहीं तो उसको ठीक करना पड़ता है, वरना उसके हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। NCERT में ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। H हो गया, ये F का कॉलम है तो ये F होता है जहाँ से आपने ढूंढा था, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF। तो CF आपका 130 है और F आपका 86 है, ठीक है। अब आएंगे माध्यक निकालने के लिए सूत्र में। माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 CF × H बट्टे में F, यही होता है। L हमारे पास क्या है बच्चों, L हमारे पास है 3000, n/2 आया था 200, CF हमारे पास है 130, H हमारे पास है कितना 500 और बट्टे में F 86। कोई दिक्कत नहीं होगी। 3000 इसमें से घटाओगे 70 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, पीछे से 2 0 बट्टे में 86। अब 86 से इसको भाग देना, दशमलव के 2 स्थान तक लेना है, ठीक है। तो इसे 86 से भाग दोगे, ये आपका बार कितनी बार जाएगा 406 बार, 0.98 दशमलव भाग दोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। गुणा भाग देना घटाना ये तो नहीं सिखा सकता ना बच्चों, अभी वो तो आपको आना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आपका माध्यक निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक के लिए नेक्स्ट स्टेप, बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L+, ठीक है, F1 - के F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 - F0 - के F2। बहुलक वर्ग में क्या होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता 86 है, तो ये हो गया मेरा F1। इसके ऊपर वाला होता है F0, इसके नीचे वाला होता है F2। और ये जो देखो ये जो वर्ग है, अब की बार ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाए और बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग हमारा कितना है 3000 से 3500, ठीक है ना। इसलिए L जो है निम्न सीमा 3000 है, H फिर से 500 है, ठीक है। बाकी आपका F0 कितना है 60, F1 कितना है 86 और F2 कितना है बच्चों 74, ठीक है। इन सभी मानों को अब यहाँ पर रख देंगे।
L का मान है 3000, F1 का मान है 86, ठीक है, और F0 का मान है 60 और H का मान है 500 बट्टे में 86। 2F1 दिख रहा है आपको, तो 86 गुणा 2 ये हो जाएगा 172, फिर 60 है और फिर 74 है, ठीक है, और 3000 ये हुआ प्लस 86 में से 60 घटाएंगे तो 26, ठीक है, 26 गुणा 500 और 60 120 और 172 में से ये घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है, 38 आ जाएगा। अब आपको भाग देना है, छोटा कर सकते हो आप, 2 1 कम 2, 2 नंबर 18, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3000, 13 पंजे 65, पीछे से 2 0, 19 से भाग देंगे, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, जोड़ दीजिए 3000 में 342.1, दशमलव के 2 स्थान तक लेना, जोड़ देंगे तो 3342.11, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। गुणा भाग आता ही होगा, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक क्या पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन, आप खुद ही क्वेश्चन देख के अनुभव लगा पा रहे हैं कि सर कितने ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। 2 अंक है तो देखो, एक होता है इकाई का अंक, एक होता है दहाई का अंक, है ना, तो ये इकाई हुआ, ये दहाई का अंक होगा, ठीक है। मैंने माना कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये मैंने मान लिया। तो संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, प्रसारित रूप 10x + y, ठीक है। और प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रथम शर्त में ये बोला गया है दहाई के अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो दहाई का अंक क्या है, x, इकाई के अंक का 3 गुना है। समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको। द्वितीय शर्तानुसार ये बोला गया है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है बच्चों, पढ़ लीजिए। यदि संख्या में से 54 घटाएं, ये जो संख्या है इसमें से अगर 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं, अगर संख्या में से 10x + y में से अगर 54 में घटाऊं तो अंक पलट जाते हैं, यानी कि y की जगह पे x आ जाता है, x की जगह पे y आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 10y + x। ये प्रश्न में बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस 10y माइनस के y प्लस का x है 10x प्लस का इधर के माइनस का हो गया। 10y में से एक y घटाएंगे 9y और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9x, ठीक है। अगर 9 बनिष्ठ आ जाएगा, y माइनस x बराबर माइनस के 54, तो 9 × 54, अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो प्लस का x माइनस के y बराबर प्लस के 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लो, x का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो 3 में और हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पर मैंने क्या रखा, 3y माइनस के y, ये 6, तो 2y बराबर 6, 2 3 6, y का मान कितना हो गया 3, एक y निकला, y का मान x में रख दो, चूँकि x बराबर हमारे पास है 3y, y की जगह पर रख देंगे 3, तो x का मान आ जाएगा 3 3 9। अतः संख्या निकालनी, संख्या हमारे पास क्या थी 10x + y, x के जगह पे रखना है 9 और y के जगह पे 3, तो 90 + 3 93, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। आलतू फालतू वीडियो आप लोग देखते हो, मैं आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से ही आएगा, देखना। इसको हल करना है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x + 1 बट्टे में x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर में 5 2x + 1 बट्टे में x का, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़ मैं क्या करता हूँ ना, माना इस चीज़ को कुछ मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। माना 2x + 1 बट्टे x को मैंने क्या मान लिया ना, y मान लिया। तो ये जो समीकरण है, समीकरण 1 मान लो। अतः अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 4 और इधर आ जाएगा 5y, ठीक है। इसको समीकरण नाम दे दो a। प्लस का 5y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5y प्लस के 4। तो एक समीकरण बना। अब जब तक y नहीं निकालूंगा तब तक मैं x का मान नहीं निकाल सकता। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 4 है, क्योंकि y² का गुणज 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी है, 1 × 4, गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे 5। 4 × 4, 4 में जोड़ोगे 5 आ जाएगा। तो 4 × 4, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है, हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है। माइनस अंदर गुणा कर दिया। अब यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, ये चिन्ह लगाते रहना, ठीक है। यहाँ से आगे y ओबनिष्ठ, यहाँ से 4 बचेगा बच्चों। यहाँ से कुछ भी ओबनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी ओबनिष्ठ नहीं हो तो एक ओबनिष्ठ होता है, ठीक है। बाहर नेगेटिव, अंदर चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो ये चीज़ 2 बार है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है कैलकुलेशन। जो 2 बार उसे एक बार लिखते हैं और जो आपने ओबनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। देखो यदि y - 4 = 0 तो y का मान आ जाएगा माइनस का 4 से इधर प्लस का 4। और यदि y - 1 = 0 तो माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस के 1। आपके 2 केस बन गए। केस 1, यदि y = 4 हो, ठीक है। y = 4 हो, यहाँ रखना होगा हमें। हमारे पास क्या है बच्चों, 2x + 1 बट्टे x = 4। तो अरे y था ना, तो y की जगह पे 4 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चों, y था, तो मैंने डायरेक्ट 4 रख दिया। 2x + 1, ये आ गया 4x, प्लस के 2x इधर के माइनस का हो जाएगा, 2x बचेगा और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। x के 2 मान आएंगे, पहला ये आ गया। अब यदि y = 1 हो तो क्या होगा, 2x + 1 बट्टे में x, यहाँ 1 रख देंगे y की जगह पर, है ना। गुणा करेंगे तिरछी, 2x + 1 x से कम x, प्लस का x इधर के माइनस का हो गया, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया। 2x में से x कटेंगे, x बच जाएगा, x का मान आ गया बच्चों -1। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते, सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है, लगभग हर साल आ जाता है। ख नंबर क्या है, ख नंबर में आपको सिद्ध करना है। ये क्या है बच्चों, 1 + sec a बट्टे में sec a, और इधर है बच्चों sin² a बट्टे में 1 - cos a, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस तरफ आएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और ये क्वेश्चन दोनों तरफ सिद्ध करने वाला प्रश्न है, NCERT का प्रश्न है। तो पहले बायां पक्ष हल करेंगे। आप देख रहे हैं कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही। सर्वसमीका जब नहीं लगती तो साइन कॉस में बदलते हैं, बिल्कुल। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, नीचे भी आ जाएगा वही चीज़। अभी फिलहाल काम इसको हल करते रहो बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ देखेंगे। ऊपर हल करेंगे, लॉस ऊपर आ जाएगा cos 1 कम cos 1 1 कम 1 बट्टे में क्या है बच्चों, 1/cos, ठीक है। इसके बट्टे में cos, इसके बट्टे में cos कटा, ऊपर क्या बचा, cos a + 1 बट्टे में 1, ठीक है। ये चीज़ बची। अब यहाँ से देखिए, इसको तो हल कर दिया हमने। अब देखो ये cos में आया है ना, अब इसका भी cos में सोचना। आप जानते हैं sin² a बराबर होता है 1 - cos² a,
ठीक है, ये यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और आप ये सूत्र जानते हैं बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस के बी बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। बच्चों इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो ऊपर 1 से भाग देने ऊपर जो होता है वही आ जाता है, कॉस ए प्लस 1। और इसको ढंग से लिख दो, कॉस ए प्लस 1। आ गया दोनों तरफ बराबर, वहीं छोड़ दो। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया बच्चों, राइट हैंड साइड के बराबर। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमसे बोल रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य याद कीजिए। तो जो विचलन विधि है उसका आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, और क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो चलिए करते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है, यहीं पे करेंगे आपकी आंखों के सामने। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे हम। सबसे पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद x, उसके बाद d चाहिए होगा। ठीक है, किस विधि में कितने टेबल बनते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये पहला हमारा दे रखा है वर्ग अंतराल, उसके बाद आता है बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह x, फिर हमें d निकालना पड़ता है x माइनस ए। ठीक है, विचलन विधि है, पग विचलन विधि होती है। ठीक है, फिर आपको u भी निकालना पड़ेगा, वो होता है डी बट्टे एच, और फिर आपका नेक्स्ट कॉलम आता है एफ यू। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ दे रखा है प्रश्न में 12, 5, 12, 25, 10, 8, ये हमें दे रखा है। देखो ये डाटा हमें दे रखा है आपकी आंखों के सामने। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, हल करते हैं। सो देखो बच्चों, सबसे पहले इन x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। 10 का आधा 5, सब में 10 का अंतर है, 10 जोड़ते रहो। देखो x जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 35 और ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन के लिए आपको a निकालना है ना। a क्या होता है आपका, कल्पित माध्य। ये क्या होता है बच्चों, कल्पित माध्य। कैसे निकाला जाता है, n/2 पद x में, याद रखिएगा सिंपल। n कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 का मतलब होता है तीसरा पद x में। तो ये जो 25 है बच्चों, ये हमारा a हो जाएगा। अतः a कितना हो जाएगा, 25। अब हर एक पद में से आपको, हर एक पद में से, हर एक x में से 25 घटाना है। ठीक है, 5 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, फिर 10 का अंतर, 10 जोड़ते हो, 10, 0, 10 और ये फिर 20। h कितना है बच्चों, h कितना है, 10, सब में 10 का अंतर है तो 10 से भाग दोगे, माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 1, 0, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एफ यू। ये यू आया गया और ये एफ है, इनके आपस में गुणा करो। 5 दूनी 10, 12 1 कम 12, ठीक है, माइनस के 25 गुणा 0, 0, 10 1 कम 10, 8 दूनी 16। अब क्या है ना, हमें क्या करना होता है, एफ यू को जोड़ना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 26 और यहाँ कितना है माइनस के 22। तो 26 में से 22 सब हटाएंगे तो सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, एफ पे आ जाइए, एफ पे जोड़ो 12 और 8, 20, 20 और ये 25, कितने 45, 50, 60 हो गया सिग्मा एफ। तो सूत्र होता है विचलन विधि से, ठीक है, माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू गुणा h बट्टे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब मान रख देंगे हम यहाँ पर
ए का मान हमारा कितना था बच्चों, 25 था। सिग्मा एफ यू कितना आया था, 4 आया था। एच हमारे पास कितना है, 10। और सिग्मा एफ हमारे पास 60। 0 से 0 कटा, काटोगे इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया 25 प्लस 2/3। 3 से भाग दोगे दशमलव, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा। दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, 25.66। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट दिक्कत हो, वैसे तो बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने वीडियो बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल इतना घंटे और इतना मिनट पूर्ण कर दिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 4 और 6 नंबर में भी आ सकते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या है बच्चों, देखो बच्चों ये धारा है ना। धारा की अपनी एक भाव होती है, अपनी एक स्पीड होती है, ठीक है। सो धारा के ऊपर यहाँ पर हमारी क्या है, एक नाव है, ठीक है। और नाव में जो जल की चाल है ना, हमें दिया रखा है। चूंकि नाव की चाल क्या दे रखा है, दिया है। नाव की चाल हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमें दे रखा है। तो इस धारा की चाल क्या होगी, मान लेते, माना धारा की चाल, धारा की चाल हम क्या मान लेते, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान ली। इसलिए अनुकूल चाल क्या होगा बच्चों, अनुकूल चाल क्या होता है, नाव की चाल के साथ धारा की चाल जुड़ जाती है कि नहीं, और प्रतिकूल में घट जाती है। प्रतिकूल चाल नाव की चाल में जो धारा की चाल होती है वो घट जाती है। आपने देखा होगा जिस तरफ धारा बहती है, अगर आप उसी तरफ जाओ तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, आपको कम एनर्जी वेस्ट होता है। लेकिन धारा इस तरफ जा रही है, तुम इस तरफ आ रहे हो, फिर दिक्कत हो जाती है। प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि 30 किलोमीटर अनुकूल और 30 किलोमीटर प्रतिकूल, उतनी ही दूरी जाने में जो कुल समय लगता है वो 4 घंटे प्लस 30 मिनट लगते हैं। ये प्रश्न बोला है, ठीक है। तो समय बराबर आप जानते हैं, चूंकि समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल, है कि नहीं, यही होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ जाओ, तो दूरी कितना, 30 किलोमीटर, अनुकूल चाल 15 + x, उतनी दूरी है प्रतिकूल चाल 15 - x, और समय कितना लगता है, 4 घंटा। 30 मिनट को घंटे बदलेंगे, एक घंटे में 60 मिनट होता है, 30 मिनट बोल रहा हूँ, 60 मिनट होता है। काटोगे 3 × 3 = 3 दूनी, इसको हल कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप ध्यानपूर्वक देखें। ऊपर से 3 उभयनिष्ठ है, 30 उभयनिष्ठ है। यहाँ से बचेगा 1/15 + x, 1/15 - x, है ना। यहाँ पर है 9/2। अगर काटोगे 3 × 3 0, 3 × 9, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब लॉसअप ले लो, लॉसअप आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, है ना। अब तो हल करना है। इसकी गुणा इसके साथ 15 - x, इसकी गुणा इसके साथ 15 + x, प्लस माइनस x कटा, यहाँ पर 3/2 है, ठीक है। 15 और 15 30, 30 और 2.5 300, बाप रे 300। और ये तिरछी गुणा कर दें अभी, चलो अभी नहीं करते। a + b, a - b, a² - b², ठीक है। ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तिरछी गुणा कर देंगे। चलो पहले हल कर लो थोड़ा सा ना। और 15 का वर्ग 225, x², 3/2, ठीक है। तो और कट रहा है, 3 × 3, ये चीज़ है ना। आप गुणा करेंगे तो माइनस के x² प्लस 225, ये माइनस है ना, और ये 200, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी सही हो रही है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हल करना है। अब देखो माइनस का x² इधर के प्लस का हो जाएगा, और
और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। 225 में से आपको क्या घटा देना है 200, तो कितना बचेगा 25। तो वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस 5, तो x का मान आ जाएगा प्लस, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। सड़क के एक और स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से एक मकान की छत और आधार के जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो 45 और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है आपके पास। ये हमारा मकान है और ये हमारा मीनार है, ज़मीन पे खड़े होंगे ये। इसकी जो मकान है ना, मकान की ऊंचाई 10 मीटर हमें दे रखी है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर से जब हम मकान के शिखर के अवनमन कोण देखते हैं, पहला अवनमन कोण और इसके बाद का जो अवनमन कोण है कितना है, अवनमन कोण यहाँ बनाने के लिए इसके समांतर हमें रेखा खींचनी पड़ेगी। पहला जो अवनमन कोण है वो दे रखा है 45 और उसके बाद कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इतनी ऊंचाई पूरी होगी, परंतु हमने समांतर रेखा खींचा है। तो अगर ये 10 है तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 10 मीटर ही होगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं h मान लेता हूँ। ठीक है, तो नाम दे देते हैं इसको बच्चों A, B, C, D और E दे दिया। यहाँ से लेकर इस दूरी को मैंने x बोला और यहाँ से ये x है तो ये भी बच्चों x ही होगा। जो माना हुआ ना बोल, जो हम लिख रहे हैं वो मान के बता देना। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है बच्चों, कभी भी घबराना नहीं है। आपको 2 समकोण दिखेंगे, बस उनको हल करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सोचना ही नहीं है। त्रिभुज DCBE में दोनों को हल करोगे ना आंसर मिल जाएगा। DCE में देखो बच्चों, अगर हमें इसका मान निकालना है पूर्ण ऊंचाई तो हमें h का मान चाहिए ना, ये हमें निकालना है। और दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ है तो उसको लेना पड़ेगा। तो CD/AC क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधा लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो CD है h, EC को हमने x माना है, tan 45 का मान x से कम x बराबर क्या हो गया h, समीकरण 1। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में ABD में। ABD में ये आपको एक्चुअली दे रखा है और ये आपको पता है एक तौर पे। ठीक है ना, तो आ जाएगा BD/AB। ये भी लंब बट्टे आधा tan थीटा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधा tan थीटा। BD हमारे पास क्या है बच्चों, h+10, h+10 और AB का मान x है, tan 60 का मान √3। तिरछी गुणा करेंगे, √3x किसके बराबर हो जाएगा, h+10 के। परंतु हमें x का मान पता है, x का मान पता है h के बराबर, तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा। हमें h का मान चाहिए, यहाँ रख देंगे हम x की जगह पर h, और ये प्लस का h इधर आके माइनस का h उभयनिष्ठ आ जाएगा, h कम h, ये गुणे में है इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो अंडर रूट छोड़ते नहीं है तो परिमेयकरण कर देंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, है ना। तो ऊपर आ जाएगा 10 √3+1 और ये है a - b, a+b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ऊपर आ गया 10 √3+1, ये √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 पंजा 10, तो ये आ जाएगा 5 से अंदर गुणा कर दो, 5 √3, 5 एकम 5, इतना मीटर। समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया। अभी भी आंसर हमें मिला नहीं है। ठीक है, अतः क्या है बच्चों, मीनार की ऊंचाई यही हमें निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों, h+10 है ना, इतनी h है इतनी 10 है, दोनों जोड़नी पड़ेगी h में। h अभी हमने निकाला है 5 √3 + 5, उसमें 10 जोड़ना है, 10 और 5 15, ये इतना मीटर, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं, शानदार क्वेश्चन।
एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इस अनुपात में है। यदि इसका आयतन इतना हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.4 लेना है। चलिए हमें क्या बोला, शंकु। एक हमारे पास एक क्या है बच्चों, शंकु है। ये शंकु है हमारे पास। इस शंकु की त्रिज्या हमने मान ली r और ऊंचाई मान ली हमने h। ठीक है, ये चीज है, शंकु है। तो क्या दे रखा है हमें प्रश्न में, दिया है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात का मतलब बट्टे में 3:4, 3/4। ये प्रश्न में दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा, ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, इसका आयतन भी दे रखा है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, त्रिज्या के r h का मान क्या हो जाएगा, तो 4 इधर आ जाएगा, 4r है, ये h इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये h का मान आ गया। ठीक है, दिया है आयतन, क्या दे रखा है, शंकु का आयतन क्या दे रखा है प्रश्न में, 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। पाई का मान रखना है 3.14 बट्टे में 3 r² और h की जगह पे रखेंगे r के पदों में 4r/3, ये 301.44। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। देखो बच्चों, r की घात 3, बाकी सब उधर ले जाओ। ये बट्टे में है, इधर आके 3 3 9 गुणे में आ जाएगा, और ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ गया 3.14। बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं होगी। ये 4 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना, गुणा भाग, यहाँ से दशमलव दो स्थान के बाद है, दशमलव दो स्थान के बाद है, हट जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 216 मिलेगा। 216 का क्यूब रूट निकालो, तो ये 6 गुणा 6 गुणा 6 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 3 बार पर आता है, तो r का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का गुणन 3 बार में हो जाएगा, तो r का मान इतना आ गया सेंटीमीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। हमसे शंकु की त्रिज्या ही पूछी गई थी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या है, तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, है कि नहीं। मान लेते हैं ये इकाई का, ये दहाई का होता है। इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक को y माना, तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों। अभी ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, तो ये हो जाता है 10y + x। ये प्रॉपर संख्या, और उलटने पर संख्या क्या होती है, x की जगह y, y की जगह x हो जाएगा 10x + y। ये हमारे पास होता ही है। अब क्या बोला प्रश्न में, 2 अंकों से बनी एक संख्या में उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है। मतलब इसको और इसको जोड़ते तो 66 आता है प्रथम शर्तानुसार। इस संख्या को, जो वास्तविक संख्या है उसको, और उलटने पर जो संख्या है उसको जो अगर हम जोड़ देते हैं तो 66 आता है। 10y और 1y 11y, 10x और x 11x, 66 है। 11 इधर से उभयनिष्ठ है, 11 × 66, तो y + x बच्चों क्या हो गया, 6 हो गया, पहला समीकरण। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बच्चों, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला गया संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, वो आपका 2 है। ठीक है, वो आपका 2 है। सो देखो बच्चों, अगर अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब घटाना, इसमें से अगर इसको घटाया जाए, x में से अगर y को घटाया जाए तो कितना है, 2 है। ठीक है, समीकरण नंबर 2, इसको अब हल कीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करके जाना, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, देखना।
x प्लस वाई हमारे पास 6 है और x माइनस वाई हमारे पास 2 है। जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। x और x 2x, 6 और 2 8, 2 चौके 8, x का मान आ गया 4। चूँकि x प्लस वाई हमारे पास क्या है बच्चों 6 है, x का मान 4 आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 4 आके माइनस हो जाएगा, तो y का मान आ गया 2। अतः संख्या, ठीक है, पहले y माना था, उसके बाद x है, y हमें 2 मिला है और x हमें 4 मिला है, तो संख्या हो जाएगी 24। यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहने सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है और फिर इसको वज्रगुण विधि द्वारा इसको हल कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो पहले सबसे पहले देखो बेटा, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। संगत है, उसके लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालेंगे। a1 है 2, x का गुणज, a2 है 7, b1/b2 निकालेंगे। b1 y का गुणज 3, यहाँ है 5, ये दोनों अलग है। तो चूँकि a1/a2 अलग बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः कैसी रेखा होती है, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी ज्यामितीय रूप में, और इसका केवल एक हल होता है। केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल, और ये क्या होते हैं बच्चों, संगत। पहला पार्ट तो ये दिखाना था कि अद्वितीय हल रखना है, दिखा दिया। केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल। अब इसको वज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, समीकरण आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x + 3y, प्लस का 7 दे रखा है, माइनस का हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है 6x + के 5y, प्लस के 11 दे रखा है, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हो गई। अब देखो, चूंकि अब आपको यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है, और ऐसा बनाना है। 2 लाइन खींचेंगे। x का गुणज यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ माइनस के 7 है और यहाँ माइनस के 11 है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, x लिखेंगे बराबर, y लिखेंगे बराबर, 1 लिखेंगे बराबर। ठीक है, x के लिए x को छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ, 11 3 33, गुणा करने के बाद तुरंत माइनस लग जाएगा, 7 5 35, माइनस का 35। फिर y को छुपा दी नजर यहाँ पड़ी, इसके लिए उल्टा नियम चलता, 7 6 42, माइनस का गुणा होते ही माइनस लग जाएगा, और 2 11 दूनी 22। फिर 1 को छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ, 2 5 10, 6 3 18। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो, प्लस का 35 में 33 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 42 में से 22 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, और 10 में से 18 घटाओगे तो माइनस के 8 आ जाएगा। तो बना रहा हूँ ना, बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि शिवरात्रि चल रही है, कल भी आज भी हर जगह भंडारे हो रहे हैं। अभी लाइट चली गई गाँव की, तो मेरे घर के सामने मंदिर है, तो जैसे ही लाइट जा रही है, थोड़ा सा टाइम मिला, बीच में वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है ना, बट मज़ा बहुत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस देखो, 2 क्या लिख रहा हूँ यार, 10 में से 18 काटेंगे, माइनस का 8 था। अब क्या करना है ना, इसको एक बार बराबर लेना है, और इसको एक बार बराबर लेना है। देखो, इसको एक बार बराबर लेना है, x को अचर पद के साथ, y वाले को अचर पद के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब x/2 बराबर होगा 1/-8 के, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x बराबर आ गया माइनस के 1/4। ठीक है, अब पुनः देखो y/20 और यहाँ माइनस के 1/8, तो 20 इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो y का मान आ गया माइनस के 5/2। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहे 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 में विभक्त कीजिए आंतरिक रूप से, और रचना के पद भी लिखे। ये क्वेश्चन जो है NCERT एक्सरसाइज नहीं है, 11.1 की प्रश्नावली की 10.1,
उस पर आधारित प्रश्न है। चलो मैं कर भी देता हूँ। सबसे पहले आपको 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। कैसे करना मैं धागा दिखा देता हूँ। ये 10 सेंटीमीटर रेखा है, ये 0 से लेके 10 तक। यहाँ ध्यान रखना है, माप के भी लिखना पड़ेगा। ये आपने इसका नाम दे दो AB। जो जो काम करोगे फिर रचना में लिखे होना है, रचना के पद के एक नंबर मिलेंगे। फिर आप क्या करोगे, कितने समय बांटना है। देखो 3:2 पे बोला है ना, तो 3 और 2 5। तो मैं 10 सेंटीमीटर ए से न्यूनकोण बनाते हुए 3 और 2 5, तो 2 का ले लूँगा 10 सेंटीमीटर का। 5 या 15 ले लो, लेकिन 15 ले लेता हूँ तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। 3 का लेता हूँ, 3 6 3 9 3 12। ठीक है, ये हो गया। इसे मैं बोल दूंगा A1 A2 A3 A4 A5। 3:2। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे इधर और 2 टुकड़े। तो आपको क्या करना है, B को आखिरी वाले को B A3 से मिला देना है। आखिरी वाले को इस आखिरी बिंदु से मिला दो। अब इसके समांतर इस रेखा को 3 हिस्सों में तोड़ना है ना। तो देखो जो जो काम कर रहे हो ना वो लिखते भी जाना है, रचना में लिखना पड़ेगा। तो ये चाप है, यहाँ से एक चाप काटा 3 पे चाहिए, 3 पे रखा। यहाँ से भी हमने चाप काटा। अब क्या करना है, चाप के बीच की दूरी ले लेनी है। यहाँ से जो पहला चाप काटा था, ये इसके बीच की दूरी ले ली मैंने। ठीक है, ये बिंदु अब यहाँ रखेंगे और ये कट किया। तो इसको मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे A3 से ना। दिखा था भाई, A3 से खींचना है। ये खींच दिया हमने। अब देखो ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर। अगर समांतर दिख रही है तो आपने सही कहा, नहीं दिख रही तो आपने गलत कर दिया है। अब माप इस पहले बिंदु का नाम हम क्या देंगे, C देंगे। चूँकि जो AC अनुपात CB होगा ना, वो 3:2 में होगा। माप मानकर भी लिख लीजिए। ठीक है, कितना होगा वो बोला है। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मापो, टोटल 10 था। ठीक है, तो यहाँ 6 आ रहा है। इतना कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। और इतना कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। टोटल 10 सेंटीमीटर है ना। तो AC आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और CB आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपका आंसर। ठीक है, अब जो जो काम किया वो रचना के पदों में लिख दीजिए, लाइन बाय लाइन, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी तो बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करना। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। हमसे क्या बोला है कि इसको सिद्ध कीजिए, इस सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। इस 4 नंबर का, इसको हल करने पे 2 नंबर मिलेगा, इसको हल करने पे 2 नंबर मिलेगा। करते हैं, पहले वाले पार्ट में आते हैं। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, कॉट स्क्वायर है और ये 1 - साइन स्क्वायर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कॉट स्क्वायर थीटा 1/, है साइन स्क्वायर थीटा, और हल करके -1 लाना है। देखो बच्चों, ये तो चलो कॉट स्क्वायर थीटा है। साइन क्या होता है, 1/, कॉस। कॉसेक होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं बच्चों, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर अगर माइनस में आ जाता है, देखो ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो गया। और ये कॉट, देखो कॉट स्क्वायर है, ये कॉसेक इधर आएगा, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का उधर माइनस। तो इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ -1। हो गया प्रूफ, पहला वाला पार्ट। अब इसको हल करके भी 1 लाना है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। बायां पक्ष लेने पर 1 - tan स्क्वायर थीटा गुणे में 1 + साइन थीटा, फिर गुणे में 1 - साइन थीटा। इसको हल करना है। आप देखो बच्चों, A + B A - B, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस के B का स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है 1, देखो आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा शेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, 10 है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो 1 - tan करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये साइन स्क्वायर। तो 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 - tan स्क्वायर क्या होगा,
1 + tan स्क्वायर सेक होता है, पता नहीं चल पा रहा है ना, तो इसको वैसे ही रखो। और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। सर्वच में गैस की जगह मैंने मान रख दिया। अब पता नहीं चल रहा है, साइन हल करके एक लाना है, तो tan को लिख सकता हूँ sin बट्टे cos। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दे रहा हूँ साथ ही साथ। प्रूफ में लाना है 1, है ना। कैसे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, बट्टे में है cos स्क्वायर थीटा, और इधर भी है आपका cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर घटा, तो यहाँ पे बचा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर प्लस होता ना तब आंसर बनाएगा, यहाँ प्लस होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, अब जाके ये आंसर 1 देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन मिस्टेक्स आ जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि सही ही हो। अगले प्रश्न में आते हैं कि निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात करना है। किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, तो जो मर्जी आप यहाँ पर वो विधि लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। सबसे इजी मेथड होता है वैसे प्रत्यक्ष विधि। तो फटाफट टेबल बनाते हैं और इसको हल करते हैं। वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कर दो, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, बार बार लाइट जा रही है तभी वीडियो बनाने आ रहा हूँ, है ना। सो क्या कुछ करना पड़ता है आप देखिए। तो इसमें भी एक अलग सा मज़ा है। यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर हमारा बारंबार था, फिर वर्ग चिन्ह x आ जाता है। क्या दे रखा है बच्चों, वर्ग अंतराल 120 से 30, फिर है 130 से 40, फिर 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170। ये में दे रखा है। बारंबारता दे रखी है 2, 8, 12, 20, 8, ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। अब x निकालना है, x क्या होता है, उनको जोड़ो और आधा कर दो। 120 और 130 क्या हो जाएगा, 250, 250 का आधा क्या होता है 125। फिर सब में देखो 10 का अंतर, 10 जोड़ते रहो, 135, 145, 155, 165। प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं fx, इसके गुणा कर दो। 135, 125 दूनी 250, 135 अट्ठे 1080, ठीक है। ये गुणा करके मैंने पहले ही रख दिया था। यहाँ आ जाएगा 1740, यहाँ आ जाएगा 3100 और यहाँ आ जाएगा 1320। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 7490 आएगा, और इसको जब जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको 50 मिलेगा। इसे कहा जाता है सिग्मा fx, इसे कहा जाता है सिग्मा f। आप माध्य का सूत्र जानते ही बच्चों, माध्य बराबर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो 7490 बट्टे 50, 0 से 0 कटा, 5 से भाग देंगे, 5 कम 5, 5 को 20, 5 में 42, 4 बचा लगा देंगे, 5 अट्ठे 40। तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपसे क्या बोला, अगला प्रश्न क्या बोला, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, देखो ये धारा है, ठीक है, ये धारा बह रही है बच्चों हमारी। तो हमारे पास क्या है बच्चों, कह रहे हैं एक नाव है, वही क्वेश्चन उस टाइप का आ गया, हर साल आते ही आता है। नाव की चाल कितनी है, ये जो नाव की चाल है वो दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो धारा है इसकी चाल मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सो 22 किलोमीटर जाना है, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल, चूँकि अनुकूल चाल क्या होता है बच्चों, नाव की चाल में हमें धारा की चाल जोड़ देनी होती है, ठीक है। और प्रतिकूल चाल क्या होती है, नाव की चाल में घटा देनी होती है ना। तो प्रश्नानुसार जो कुल समय लगा है ना, वो कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। देखो 22 किलोमीटर जाता है, 22 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल,
यानी कि 22 किलोमीटर अनुकूल प्लस 15 किलोमीटर प्रतिकूल, तो कुल समय लगाता है वो 5 घंटे लगाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। 22 किलोमीटर अनुकूल और 15 किलोमीटर विपरीत जाता है, 5 घंटे टोटल। आप जानते हैं समय बराबर क्या, दूरी बट्टे चल। अनुकूल चाल क्या है 8 + x, फिर 15 किलोमीटर दूरी 15, चाल है प्रतिकूल 8 - x बराबर 5। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, ठीक है। हल करेंगे इसको। अब देखो क्या हो जाएगा, नीचे से लॉस ऊपर ले लो, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ 8 + x 8 - x, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ 22 × 8 - x 15 × 8 + x। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 22 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 76 176। फिर आ जाएगा 22x 15 से गुणा करोगे 15 8 120, ठीक है। और 15 1 कम 15x प्लस का a + b a - b a का स्क्वायर 8 8 8 64, ये ठीक है। सो देखो बच्चों, यहाँ से 176 और 120 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 296 और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 में से 15 घटाएंगे 7x, नीचे है 64 - के x²। तिरछे गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों -5² के, ठीक है। और प्लस के 64 से गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा 320। और 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा 296 - के 7x। इसको उठा के उधर लाएंगे, प्लस के 5² के 320 और यहाँ पर है 296 के 7x बराबर 0, कुछ नहीं है। तो अब देखो 5x² यहाँ से बचा के 7x और इसमें से ये घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ के 24। ये द्विघात समीकरण मिल गया आपको। ऐसी दो संख्या लेनी है, ठीक है, जिनको गुणा करें। 24 पंजे कितना होता है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 है और घटाने पे 7, ठीक है। ऐसी दो संख्या ले जिनको गुणा करने पे कितना है 120 है और घटाने पे कितना है 7 है। 15 8 120, ठीक है। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 15x घटाना है 8x, माइनस अंदर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5x²। यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा। अरे यार, उसी लाइन को दोबारा लिख दे रहे हैं। मन जब शांत नहीं होता ना तब ऐसे ही होता है, क्योंकि डर है कि लाइट आते ही गाना बजने लगेगा। और आपको तो पता ही है यूट्यूब का सिस्टम। यहाँ से 5 का भागा दोनों में जाएगा, x का भागा दोनों में जाएगा। x यहाँ आ गया, 5 × 3 = 15, 8 का भागा जाएगा, x बचा 8 × 3 = 24। इस जो चीज़ 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार 0 मानेंगे, x - 3 = 0, तो माइनस का 3 इधर आगे प्लस का 3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा वाला है, आपकी धारा की चाल इतनी आ गई। अब देखो, यदि 5x + 8 = 0 है तो प्लस का 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 5 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, जो कि अमान्य है, क्योंकि धारा का मान कभी माइनस में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। स्तंभों के बीच के बिंदु की स्थिति और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक रास्ता है जो कि 100 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा है ये टोटल। यहाँ पर 2 समान लंबाई के खंभे लगे हैं, दोनों की लंबाई समान है, और रास्ते में कहीं पर एक बिंदु ले लेना है। इन बिंदु से इनका जो उन्नयन कोण है क्रमशः एक 60 एक 30 है। इसको मैं 60 बोल देता हूँ और इसको मैं 30 बोल देता हूँ,
ठीक है, ये चीज़ है। दोनों खंभे की ऊंचाई निकालनी है। अगर ये खंभा h ऊंचाई का होगा तो ये खंभा भी h ऊंचाई का होगा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी अगर ये x है तो ये क्या होगी बच्चों, टोटल में से x घटा देंगे तो 100 माइनस x हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। नाम दे दो बिंदु के, A B C D E, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, मैंने हमेशा बोला है दो समकोण त्रिभुज बनेगा, उनको हल करोगे आंसर मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ये, एक ये है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो पहले इस वाले त्रिभुज में आ जाऊँ, त्रिभुज ABC में ये निकालना है और ये पता है, दोनों ही निकालने वैसे तो AB बट्टा BC संबंध लगाएंगे। कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार tan थीटा, थीटा है 60 डिग्री। तो h बट्टे x कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 का मान √3, ये गुणे में आ गया √3x, समीकरण नंबर 1। पुनः अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओगे, ये और इसमें संबंध लगाएंगे। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार है AD बट्टे में CD, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा है आपका 30 डिग्री। ED का मान h है और CD का मान 100 माइनस x है। tan 30 का मान 1 बट्टे √3, तिरछे गुणा करोगे √3h और ये हो जाएगा 100 माइनस के x, 1 कम 100 माइनस x। h का मान रख देंगे √3x, √3 गुणा 3 3x और ये माइनस का x इधर के प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया 4x, तो ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 25। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चूँकि h बराबर क्या है √3x, तो x का मान है 25 √3। तो जो खंभों की ऊंचाई होगी वो 25 √3 मीटर होगी। दूसरी चीज़ हमें बोला है कि BC बताओ कितना होगा और CD बताओ कितना होगा। BC को आपने x बोला है तो ये 25 मीटर होगा। CD हमारे पास था 100 माइनस x, x का मान 25 है तो ये 75 मीटर आ जाएगा। दोनों खंभों एक दूसरे से 75 मीटर दूरी पर है, मतलब ये जो बिंदु है एक 75, यहाँ से भी 25 मीटर दूर है, ये वाला 75 मीटर दूर है। यही आपसे पूछा गया था, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या होगा, आपके पास क्या है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहे हैं आपके पास एक बेलन है, ये हमारे पास बेलन है, कह रहे इसी ऊंचाई और इसी आधार का एक ठोस इसमें से काट लिया जाता है। ये काट लिया गया है, ये मैं इसको ये दिखा देता हूँ। तो बाकी बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या बोला है कि जो ऊंचाई है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई समान हो गई, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिया है शंकु व बेलन की त्रिज्या, ये दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, √h² + r², यही होता है ना। h का मान क्या है 10 स्क्वायर, r का मान है 6 स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, तो ये आ गया 136। 136 का जो वर्गमूल होता है 4 गुणा √34, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, ये हो जाएगा 2 √34 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार।
प्रश्न में बोल रहे हैं शेष, मतलब ये इसमें से ये काट के बाहर निकाला गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ में तो जहाँ जहाँ से तुम उसको टच कर सकते हो, तो टच कर सकते हैं। देखो बाहर बाहर से बेलन को टच कर सकते हैं, नीचे से क्या है वृत्ताकार भाग को टच कर सकते हैं, और अंदर से शंकु भी है जिसमें आप चाहो तो पन्नी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस ऊपर से खाली है तो ऊपर तो कोई पृष्ठ नहीं है, नीचे से पूरा ठोस है ना, वृत्ताकार भाग है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे बोर्ड एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, शंकु का πr/l और वृत्त का πr²। कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं। तो अगर ध्यान से देखा तो पाई उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो पाई उभयनिष्ठ है, पाई निकाल दो तो यहाँ से बचेगा 2r/h, r/l और r²। ठीक है, मान रखते हैं। पाई का मान अभी नहीं रखते 2, r का मान दे रखा है हमें 6, h का मान दे रखा है 10, r का मान 6, l का मान है 2 गुणा √34 और r का मान है हमें दे रखा है 6 × 36। ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब √34 का मान निकालना पड़ेगा। √34 का मान जो होता है आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। 5.83 दशमलव के 2 स्थान तक ले लेना। पाई का मान कुछ नहीं तो मैं क्या रख देता हूँ, लास्ट में रख देंगे, अभी फिलहाल रखने दो। ये 6 दूनी 12 120, 6 दूनी 12, 12 को इससे जब गुणा करोगे, ठीक है, 6 दूनी 12 गुणा 5.83 और ये 36, 156, 56 में ये जोड़ गुणा करके जोड़ दोगे, ठीक है, प्लस 36, ये 12 गुणा 5.83 और फिर पाई का मान रख देना, ठीक है, 22/7, ये हो गया 156 और इसको गुणा करके इसमें जोड़ देना। तो 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 8 96, 96 और 3 99, हासिल लगा 9, 12 5 60, 60 और 9, ये ठीक है। इसको ज़रा हल करके मुझे कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। अगले प्रश्न में आ जाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। संचयी बारंबारता वक्र खींचना है और त्वरण भी निकालने के लिए बोला, नहीं बोला है तो सिर्फ दिखाना है। ओके, अधिक प्रकार बोला है, ध्यान रखिएगा, और ये बारंबारता है, ठीक है। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ। आगे क्या बनाना होता है, संचयी बारंबारता बनानी होती है, तो यहाँ पर कॉलम चाहिए होगा संचयी बारंबारता का, तो यही कर देता हूँ, पन्ना वेस्ट ज़्यादा क्यों करें। यहाँ पर संचयी बारंबारता कॉलम लिखेंगे। आपको क्या बोला है, अधिक प्रकार का बनाओ, ठीक है। क्या बनाना होता है, अधिक। तो देखो बच्चों क्या लिखना होता है, जब भी कम बोलेगा तो ये वाला लेते हैं, अधिक बोलेगा तो ये वाला लेते हैं, इनिशियल वाला, स्टार्टिंग वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम और ये कॉलम अगले में चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे से अधिक, किससे अधिक, यहाँ 0 है तो 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, ये लिख सकते हो अधिक, अधिक, अधिक से अधिक से अधिक, ठीक है। देखो अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या काम करना है, ठीक है, इन सभी बारंबारताओं को जोड़ देना है। 0 से अधिक है ना, तो इन सब को जोड़ो, इन सब को जब जोड़ोगे तो 167 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 167। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, 167 आ गया, अब नीचे वाला उसमें घटाते रहो। 167 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 5 से अधिक ना, 5 से अधिक,
तो इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, ये देखो नीचे के इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, 20 घटाना नहीं है, एक कॉलम कम कर दे। अब नीचे के सबको जोड़ेंगे तो 17 कम करना, ऊपर वाला घटा देना, 167 में से ये 17 घटाना है तो कितना आ जाएगा 150। अब 150 में से मैं ट्रिक बता दूँ, अब नीचे के सारे जोड़ना है या फिर 150 में से इस 20 को कम कर दो, कितना आ जाएगा 130। 130 में से 126 को कम करो, कितना आ जाएगा 104। 104 में से 34 को कम करो 62, और आखिरी वाला वैसे का वैसा आ जाता है। 62 में से 34 कम करोगे 28 आ जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। या फिर और एक ट्रिक क्या है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आखिरी वाला ऐसा आ गया, इसमें ये जोड़ा, ठीक है, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, जो सही लगे, पहला वाला ही बेस्ट है। सबको जोड़ को पहला लिखो फिर घटाते रहो उसके सामने। ये आ गया। अब बिंदु बनाना होता है संचय बारंबारता के लिए। बिंदु क्या है 167 है, और इधर वाला ये x में आता है, ये y में, तो 0,167। अगला वाला बिंदु है 5,150, फिर है 10,130, फिर है 15,104, फिर है 20,62, और फिर है 25,28। ये बिंदु आ गए। अब इनको वक्र में दिखाना है, ठीक है। आप कहेंगे इतने बड़े बड़े बिंदु कहाँ से क्या करें, तो ये सब ग्राफ में करना होता है, ठीक है ना। ग्राफ करना भी मैंने सिखा रखा है सब चीज़ें। पॉजिटिव में आते हैं, इधर आपका x का मान जाता है, इधर आपका y का मान, ठीक है। तो इधर देखो बड़े बड़े y के मान है 167 ये है ना। तो आप क्या करो, अब इतने बड़े बड़े मान को दिखाना है तो बड़े बड़े अंतर ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ये सब ग्राफ पेपर में करोगे ना, 160, 180, फिर 200, और भी बड़े होंगे तो और जाएगा। और इधर सारे छोटे छोटे मान फिक्स हैं, 0, 5, 25 तक। यहाँ से ले लो 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो पहला जो बिंदु है वो है x पे 0, y पे 167, ये 0 होता है, 167 कहीं यहाँ कहीं पे आएगा। तो पहला बिंदु मेरा यहीं पे आ गया, लाल लाल से बना रहा हूँ। चाहो तो तुम इन पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हो, PQRSTU, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख भी देना कि P पॉइंट है, ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या है 5,150, x पे 5, y पे जाना है इसी के सीध में 150, ये 40 यहाँ पर आ जाएगा 150। फिर है 10,130, x पे 10 जाना है, y पे 130, इसी के सीध में 130, ये 20 है, और यहाँ बीचों बीच 30, 130। फिर है 15,104, 104 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ में करोगे पूरा पूरा दिखेगा। फिर है 20,62, अगला पॉइंट है 20,62, x पे 20 और इधर 62, ये 60 वो इसका थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 62। फिर 25,28, 25, 28 जाना है, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा 28। अब इन सभी बिंदुओं को पटरी से मिला देना है स्केल से, तो ये आपका तोरण बन गया, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रश्न भी आपका इजीली बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो अपरिमित रूप से ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। चूँकि A1 क्या है बच्चों, क्योंकि 4 नंबर का थोड़ा बड़े करके दिखाना पड़ेगा। K है, B1 हमारे पास 3 है, और C1 हमारे पास ये पूरा प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। A2 हमारे पास 12 है, B2 हमारे पास K है, और C2 प्लस का के इधर के माइनस के हो गया, ठीक है। चूँकि प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। मान रखेंगे K बट्टे 12 3 बट्टा K ये चीज़। तो स्टार्टिंग के दो बराबर ले लेंगे जब K बट्टे 12 बराबर हो 3 बट्टे K के। तिरछे गुणा करेंगे K गुणा K स्क्वायर 12 3 36। तो K का मान आ जाएगा प्लस माइनस √36। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6। आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है कल के मॉडल पेपर में सॉल्व कराया, परसों भी कराया, आज सुबह भी कराया, ठीक है। शाम को जो मॉडल पेपर अपलोड होगा उससे में भी मैंने करा रखा है। तो ये इसको मैंने कई बार करा दिया है। अब विश्वास नहीं होता जाके देख लीजिए, 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये कई बार पूछा गया है। तो ये ऑलरेडी मैंने कल भी कराया, कई बार करा दिया। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो बच्चों ये पहले ही मैंने करा रखा है। ये क्वेश्चन आपके NCERT एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3रा पार्ट है ये 5वें का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगर आप कहोगे सर क्यों बार बार इधर भेज रहे हो, करा ही दो। चलो मैं करा ही देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम लेके बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है बच्चों, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, और यह है कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। ये प्रश्न दे रखा है। सबसे पहले बेसिक नियम क्या कहती है कि अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। सर्वसमीका नहीं लग रही है, साइन कॉस में बदलेंगे। 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, और 1 कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, प्लस कॉट कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और 10 का मतलब होता है साइन बट्टा कॉस, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सर यहाँ तो भिन्न के रूप में दिख रहा है, और हमें तो भिन्न जहाँ पे दिखे पहले उनको हल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऊपर वैसे के वैसे रखो आप बच्चों, साइन बट्टे कॉस है। यहाँ पे लॉजिक क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक कम साइन, साइन थीटा एक कम साइन थीटा, 1 गुणे कॉस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए बच्चों कॉस बट्टे साइन, और ये कॉस एक कम कॉस, 1 गुणा साइन, साइन ही होगा क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा करो वही रहता है, कॉस एक कम कॉस। अब आप जानते हैं कि बच्चों इसकी गुणा इसके साथ होती है और भागा इसकी गुणा इसके साथ, इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो बच्चों ये साइन यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें करना है, ये चीज़ और इस सम एकदम सेम है, प्लस माइनस का फर्क है। तो मैं माइनस जब ओपनिस्ट लूँगा तो ये प्लस और माइनस माइनस बना देगा। तो मैंने माइनस पहले लिख दिया, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। इससे क्या होना, आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब लॉसपा लेना है भिन्न के रूप में, तो ये चीज़ 2 बार है तो उसे 1 बार लिखेंगे, और ये चीज़ बच गई, इसे गुणे में डाल दोगे, इससे भाग देंगे। ये कटा साइन बचा, साइन और साइन स्क्वायर साइन की घात 3 भाग देंगे, साइन कटा इससे ये कटा, कॉस बचा, कॉस की घात 2 से गुणा करोगे, कॉस की घात 3। आप एक सूत्र जानते हैं बच्चों कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो ऊपर से आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। इससे ये कटा, इसका मान 1 होता है। अलग अलग बट्टे में ले लीजिए, इसके बट्टे में भी यही आ जाएगा। देखो ये सेम टू सेम कटा। 1 बट्टे साइन में इसको अलग लिख सकता हूँ, गुणा 1 बट्टे कॉस पे लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है। 1 को पहले लिख दिया। 1 बट्टे साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा,
1/cos क्या होता है? sec थीटा। यही तो प्रूफ करना था, हो गया आराम से, यही प्रूफ करना था। अगले प्रश्न में आ जाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसका माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, आपकी मर्जी है जो विधि लगाना चाहते हो। अभी कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुलक भी निकालना मैंने सिखा रखा है, अभी क्वेश्चंस किए हैं, माध्य भी निकालना सिखा रखा है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क हुआ। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताइए कि माध्य कितना आया और आपने किस विधि से माध्य निकाला, और बहुलक कितना आया और किस विधि से आपने निकाला, ये मुझे कमेंट करके बताना। ये 4 नंबर वीडियो का पार्ट 1 है बच्चों। इसके बाद पार्ट 2 भी मैं बना दूंगा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें होंगे और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। पार्ट 2 की बना के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और दबा के प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मेरा दावा है।